खत्म कर लो, जो ये सरकार पैसा साधेगी ना, बिना उसका गोदाम में रात में 10,000 में से किसी का आओगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं सोमवीर और इस वक्त हम मौजूद हैं माइयड टोल प्लाजा पर और लगातार एक फेसबुक पर वीडियो वायरल हो रहा है पुलिस वालों को लताड़ते हुए एक महिला का कि तुम्हारे चाचे तवा के बाठे मारोगे अगर तारे खान दाने होगे। वही महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अन्नू सूरा, उनसे आपकी बात कराएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वो जो जिस प्रकार आपने आईजीओ के घर के सामने जो बातें बोली थी, वो विचार कहाँ से उत्पन्न हुए? वो विचार तो देखो जी, जिस तरीके से ये जो सरकारी संस्थान है उनको लगातार बेच रहे हैं, प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं, सारी भर्तियां ठेके पे हो रही हैं। बीएसएनएल ख़त्म कर दिए इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया देश का, एयरपोर्ट तक बेच दिए। तो वहाँ से ये था कि ये धीरे धीरे सही जो ठेका प्रथा आ रही है, वो दिन दूर नहीं कि पुलिस भी सही ठेके पे भर्ती होगी और रिलायंस के गोदामों में इनसे नाइट ड्यूटी करवाएंगे। जी, पुलिस वालों से ये बताइए मैम, जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पर आंसू गैस के गोले जिस प्रकार से दागे गए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो देखो निंदनीय है ही है, बिल्कुल। मतलब ये कौन सा तरीका है? पुलिस पत्थर मार रही है। पत्थरबाजी हमने तो कश्मीर में सुनी थी, लेकिन यहाँ पे भी देख ली कि पुलिस पत्थरबाजी कर रही है। बड़ी शर्मनाक। मतलब पत्थरबाजी कौन से कानून में लिखा हुआ है? और आप किसानों को बुलाते हो, बैठने के लिए कहते हो और उसके बाद उनके ऊपर पत्थर और गोले दागते हो। ये तो बहुत ही निंदनीय काम उस दिन हुआ। सरकार की प्लानिंग थी कि हमें ये कोई ना कोई नुकसान करना है और उन्होंने किया। जी, तो पुलिस प्रशासन को आपने बोला कि वो किस प्रकार से एक्ट करे, जिस प्रकार बताया जा रहा था कि प्रशासन ने ऐसा काम किया है। आपको क्या लगता है इस बीच प्रशासन और सरकार का क्या कोऑर्डिनेशन रहा हो? कोऑर्डिनेशन तो देखो, ये पूरी प्लानिंग थी कि मुख्यमंत्री समय बदल के आएंगे, अपना प्रोग्राम समय से पहले कर जाएंगे और उसके बाद पुलिस को शायद निर्देश दिए गए थे क्योंकि कि आपको ये करना ही है, दबाव डाला गया था। वरना मुख्यमंत्री जाने के बाद 7 लेयर की बैरिकेड लगाने का मतलब क्या था? बैरिकेड अगर कहीं ना होती तो किसानों को समझ में आ जाता कि वो तो जा चुका या आया ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि आया है या नहीं आया। तो 7 लेयर बैरिकेड मतलब आप चाहते हो, आप इनविटेशन दे रहे हो, उसके बाद इतनी बैरिकेड टूटी, कहीं कोई पुलिस ने लाठी नहीं चलाई। लेकिन जैसे ही ये हुआ कि ये बंद गली में कैद हो गए, उसके बाद प्री प्लान करके उनको बिठा के और फिर ये काम करना, तो ये तो प्लानिंग ही थी। आगे की क्या रणनीति रहेगी? किसी प्रकार से विरोध चलता रहेगा या फिर अस्पताल का जो सवाल मुख्य तौर पे आम पब्लिक में जो बातें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री हॉस्पिटल का जो वो करने आए थे निरीक्षण जिस प्रकार से, उसके बाद किसानों ने विरोध किया, वो गलत है? देखो, मुख्यमंत्री अस्पताल का जो करने आए थे उद्घाटन, पहली बात तो ये कि उद्घाटन होता है परमानेंट चीज़ों का। आपने टेम्प्रेरी तंबू लगाया है जिसके अंदर आपने बेड तो डाल दिए, वो भी उधार मांग के सावित्री जिंदल से, लेकिन आपके पास ना वहाँ ऑक्सीजन है ना डॉक्टर हैं। आज रात को ही 3 पेशेंट मरे हैं ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर के बिना। तो वो हॉस्पिटल नहीं है, वो तंबू है फिलहाल। हॉस्पिटल तो उसको कहा जा रहा है उद्घाटन करने के लिए। आपने पत्थर लगाने में जोर दे दिया, इससे पहले आपको वेंटिलेटर लगाने पे जोर देना चाहिए था। उसके बाद दूसरी बात ये, उद्घाटन खुशियाँ मनाई जाती हैं अच्छे समय में। आपातकाल देश में लगा हुआ है, हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं, गंगा नदी के अंदर सैकड़ों लाशें तैर रही हैं। ऐसे में इनको उद्घाटन की सूझ रही है, इनको फ़ोटो खिंचाने की पड़ी है। तो ये बड़ी शर्म की बात है एक मुख्यमंत्री के लिए कि आप वर्चुअल उद्घाटन पिछले साल कर सकते थे, तो इस साल क्यों नहीं किया? कारण थे ना, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको भड़काना है। वरना क्या इनको वर्चुअल मुहूर्त का नहीं पता? और मुहूर्त की ज़रूरत ही क्या थी? अगर करवाना भी था फिर भी आपको लगता है कि जैसे ये है ना, थोड़े से दिखावावादी लोग ये हैं, तो आप किसी डॉक्टर से करवा देते, किसी सफाई कर्मचारी से करवा देते। तो ये इनकी चाल होती है। उसके अलावा कोविड का प्रोटोकॉल तो मुख्यमंत्री जी खुद तोड़ रहे थे। वहाँ पे 11 लोगों की इजाज़त थी और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग थे। तो क्या कोविड के नियम मुख्यमंत्री पे लागू नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं। ये बताइए, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को, महिला किसानों को विशेष तौर पर? महिला किसानों को तो संदेश देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रही हैं। जो आज के टाइम में संदेश देने की ज़रूरत है, वो संदेश देने की ज़रूरत है उन नागरिकों को जो गुलाम हो गए हैं पार्टी के। बीजेपी एक पार्टी है,
देश नहीं है बीजेपी, ना मोदी देश है। ये देश के अंदर एक टाइम के लिए सत्ता में आए हैं, ये भगवान नहीं बन गए हैं। ये भूल गए हैं कुछ लोग जिनको हम अंधभक्त कहते हैं। उनको मैं कहना चाहती हूँ, जागो जागो। जिनके लिए तुम्हारे मन में नफरत पैदा की गई है वो भी यहीं के नागरिक हैं, वो यहीं के नागरिक हैं, वो हमारा समाज का हिस्सा हैं। तो अपनी ये जो नींद है तोड़ो। हम ना तो हम खतरे में हैं, जो ये इनका पॉलिटिकल वो रहता है ना परसेप्शन कि फलाने खतरे में धिगड़े खतरे में, हम कोई खतरे में नहीं है, बहुत खुश हैं हम। खतरा तो ये बीजेपी है सर, जो 70 साल आज़ादी के बाद लोग एजुकेट होके जाति धर्म से ऊपर उठने लगे थे, लेकिन इन्होंने पिछले 7 साल में जो बेड़ा गर्क किया है देश का, पढ़े लिखे लोग भी जातिवादी धर्मवादी बातें कर रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है। और ये सारा बीजेपी की देन है। तो महिला किसान तो जागरूक हैं क्योंकि वो अपने हकों के लिए लड़ रही हैं, लेकिन जो पार्टियों के गुलाम हो रहे हैं, खासकर जो किसान परिवारों के लोग भी इनके पदाधिकारी बने बैठे हैं अपने छोटे मोटे काम निकलवाने के लिए, मैं उनको आपके माध्यम से लानत भेजती हूँ कि जाग जाओ, अपना ज़मीर मत मारो। इतनी गुलामी अच्छी नहीं होती। भगवान ने दाल रोटी तो दे रखी होगी, फटी हुई जोड़ी कभी नहीं भरती। तो ये अपनी फटी हुई जोड़ी जो है ये इसको सिलवा लो और बीजेपी से पेंडा छुड़ा लो। ये मैं धन्यवाद। ये थी अन्नू सूरा जिन्होंने बताया कि खतरे में देश नहीं, खतरे में भाजपा सरकार है। लगातार सरकार पर खतरा बना हुआ। बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जिस प्रकार से नतीजे आए हैं उसमें स्पष्ट हो गया है कि लोगों में नाराज़गी तो है। अब आगे की रणनीति, इस पंचायत जो चल रही थी यहाँ पर, उसका फैसला आने को है और आपको जल्द ही हम वो बताएंगे कि किस प्रकार की स्थिति रहने वाली थी। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट